हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में आपको हमने बताया था लाउडनेस के बारे में। लाउडनेस क्या होता है और लाउडनेस को ही हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। तो किस तरीके से कोई भी साउंड लाउड हो सकता है इसके बारे में आपको बताए थे। तो आपको ये भी बताए थे कि ह्यूमन ईयर पे उसका किस तरीके का इफ़ेक्ट होता है, एक्चुअली साउंड का किस तरीके का इफ़ेक्ट होता है और ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये इसका आपके लिए हम 3 बताए थे। वो था क्या? पिच, फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी। पिच, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी आपको समझाने के बाद फिर आपको बताया था कि किस तरीके से जब हमारे कानों पे आएगा तो वो किस तरीके से फील होगा। जैसे कि अगर कोई क्लासिकल म्यूज़िक होगा या फिर रॉक म्यूज़िक होगा या फिर नॉइज़ होगा तो उसका किस तरीके का ग्राफ बन सकता है। चलिए उससे आगे पढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ते हैं वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट पढ़ने का मकसद है कि आपको हम बताएं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप कोई स्पीकर लेके हाथ में रखे हुए हैं, हाथ में कोई आप स्पीकर रखे हुए हैं तो स्पीकर के अराउंड साउंड वेव ट्रैवल करने लगता है। ये बिल्कुल उस तरीके से समझिए कि अगर आप कोई ठहरे हुए पानी में, मतलब कि कोई शांत नदी है और उसमें अगर आप पत्थर मारे तो आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ वेव डेवलप होने लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। मतलब कि बीच में जहाँ पे आप पत्थर मारे वो सोर्स कहलाया और वो जो वेव डेवलप हो रहा है वो क्या हुआ? उस सोर्स के सामने, उससे सोर्स के फ्रंट वाला वेव हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक वेव फ्रंट बोलेंगे। देखिए ये एक इमेजनरी लाइन होता है। तो मान लीजिए ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये क्या है? सोर्स है। और इस सोर्स के अराउंड जो आप देख रहे हैं वो वेव डेवलप हो रहा है। और ये जो वेव डेवलप हो रहा है ये बिल्कुल ही अल्टरनेट वैल्यू होगा किसका? कंप्रेशन का और रेयर फ्रैक्शन का। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम आपको कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन भी बताए थे। तो मान लीजिए कि पहला कंप्रेशन होगा आर रेडियस पे, तो दूसरा रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा आर प्लस लेमडा बाई 2 पे। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से ये ऐसा सर्किल बनता जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो हमारा जो वेव होगा वो प्रोपागेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? प्रोपागेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट इन सेम फेज फॉर अ सोर्स। ध्यान से देखिए, वेव फ्रंट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट इन सेम फेज फॉर अ सोर्स। ठीक है, या फॉर अ पॉइंट सोर्स आप लोग कर लेंगे। फॉर अ पॉइंट सोर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? जो भी हमारा जो वेव होगा वो सेम फेज में होगा। टू वेव फ्रंट नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। दो वेव फ्रंट कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कभी भी वेव फ्रंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। टू वेव फ्रंट नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर। और जो हमारा वेव फ्रंट होता है वो क्या होगा? वो पैरेलल होगा एक दूसरे के। क्या होगा? वो पैरेलल होगा एक दूसरे के। वेव फ्रंट क्या होगा? वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। अब वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपागेशन। और हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो प्रोपागेशन का क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए कि ये प्रोपागेशन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और वेव को आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू आवर प्रोपागेशन। ठीक है, अब इसका फेज़ क्या होगा? चूँकि आपको बताया है कि हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो सेम फेज़ में होगा। तो फेज़ क्या हो सकता है? फेज़ ऑफ वेव फ्रंट इफ़ रेडियस इज़ आर। अगर रेडियस आर है हमारा तो हमारा फेज़ कितना होगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू आर। 2 पाई बाई लेमडा इंटू आर। ठीक है, अगर रेडियस आर है इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा। रेडियस आर है, अगर 2r है तो 2r के लिए क्या हो जाएगा? 2 पाई। अगर 3r है तो क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। और अगर 4r है तो क्या हो जाएगा? 6 पाई हो जाएगा हमारा फेज़। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है। तो अगर r रेडियस हो तो हमारा फेज़ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा इंटू आर। अब हम लोग समझते हैं कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? ठीक है, हम लोग कोहेरेंट सोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क आप लोग देखे होंगे स्कूल में ये पढ़ाया जाता है, समझाया भी जाता है। ट्यूनिंग फॉर्क का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होगा, ये ऐसा इस तरीके का। और ये हैंडल होता है और इसको पकड़ के हम लोग घुमाते हैं। ये स्प्रिंग जैसा बिल्कुल ये हिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉन्क्स। और ये क्या होता है? प्रॉन्क्स। और ये वाइब्रेट करता है। और जब ये वाइब्रेट करता है तो एक साउंड ये डेवलप करता है, उससे साउंड निकलता है। तो ये क्या है? एक ट्यूनिंग फॉर्क, जिससे साउंड डेवलप होता है। टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ़ दे इमिट वेव आइदर इन सेम फेज और एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ध्यान से समझिएगा, कोहेरेंट सोर्स क्या होगा? टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो सोर्स कोहेरेंट कहलाएगा इफ़ दे इमिट वेव
आइदर इन सेम फेज, अगर वो वेव इमिट करेगा आइदर इन सेम फेज और एट कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस इमिट करेगा। हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना है, दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। तो मान लीजिए कि एक सोर्स S1 है, मतलब कि एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए, उसको आप सोर्स S1 कह दीजिए, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए, उसका सोर्स S2 कह दीजिए। तो इसके लिए हम प्रेशर वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P01 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और P2 इस सोर्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं इसका प्रेशर इक्वेशन P02 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल्टा। P2 इज इक्वल टू P02 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस डेल्टा। डेल्टा क्या है, डेल्टा इज कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जैसे कि आपको हम डेफिनेशन में बताए थे कि या तो सेम फेज होना चाहिए या तो कांस्टेंट फेज होना चाहिए। तो डेल्टा क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, सेम कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा ये रो और टी आर आइडेंटिकल, ऑल्सो के लेमडा एंड वी इज सेम हेयर, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्स को निकालने के लिए, कोहेरेंट सोर्स को समझने के लिए हम एक अपार्टस का इस्तेमाल करते हैं, और उस अपार्टस को हम लोग कहते हैं क्विंग्स अपार्टस। क्या बोलते हैं, क्विंग्स, QUINKS, क्विंग्स अपार्टस। तो ये कुछ ऐसा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं ऐसा ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ से इसको आप L1 कह दीजिए, और यहाँ से इसको आप L2 कह दीजिए, इसके लेंथ को। और एक ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ से आप यहाँ पे इसको मूव करवाइए, तो यहाँ से साउंड वेव निकल के आएगा, और कुछ साउंड इधर से ट्रैवल करेगा, कुछ वेव इधर से ट्रैवल करेगा, यहाँ पे आएगा, और कुछ साउंड इधर से ट्रैवल करके यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब ये दोनों साउंड वेव यहाँ पे आके मिलेगा, तो वैसे ही सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्स। इसको कोहेरेंट सोर्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, डेल इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, डेल इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। और पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो L2, ये आप देख सकते हैं, L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा, L2 माइनस L2, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं, तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स क्या होगा। अब हम लोग समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव क्या हो सकता है, व्हाट इज दिस इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से दो सोर्स लेते हैं। एक सोर्स S1, मतलब कि एक ट्यूनिंग फॉर्क S1 और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क S2, और इसके S1 से X1 की दूरी पे एक यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, कान लगा के यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे S1 दूरी पे, S1 से X1 दूरी पे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और S2 से X2 दूरी पे यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। टू सोर्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और ये दोनों सोर्स है जिसका क्या होगा, सेम फ्रीक्वेंसी होगा और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा एक्स, मतलब कि X2 माइनस X1, पाथ डिफरेंस कितना होगा, X2 माइनस X1। और फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जो कि ऊपर में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लिखना चाहते हैं प्रेशर वेव इक्वेशन फॉर S1 एंड S2। इस सोर्स और S1 और S2 के लिए प्रेशर वेव इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो P1 इज इक्वल टू P01 साइन ओमेगा टी माइनस KX1, और P2 इज इक्वल टू P0T साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस डेल, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपको लास्ट क्लास से बताए थे कि जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P0 स्क्वायर के। इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P0 स्क्वायर के। तो P1 के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P01 का स्क्वायर, और P2 के लिए लिख सकते हैं I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P02 स्क्वायर, ठीक है। तो एट पॉइंट O, इस पॉइंट O के पास क्या होगा, तो चूँकि इसके द्वारा भी साउंड वेव आ रहा है, इसके द्वारा भी साउंड वेव आ रहा है, तो दोनों साउंड वेव क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रेशर निकालने की कोशिश करेंगे ऑब्जर्वर के पास। तो हम लोग दोनों के लिए इस पॉइंट O पे हम लोग इस P के वैल्यू को निकालते हैं। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, तो दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए। तो P विल इक्वल टू P0 साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस बीटा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो P0 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, P0 स्क्वायर का वैल्यू होगा P01 का स्क्वायर प्लस P02 का स्क्वायर प्लस 2 P01 P02 कॉस डेल्टा, ठीक है। चूँकि हम लोगों को पता है कि P1, ये जो हमारा इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P0 स्क्वायर के, तो उसी के हिसाब से लास्ट इक्वेशन को देखते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2
रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा, ठीक है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। अब फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमारा वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो इसके लिए आपको क्या पुट करना होगा, कॉस डेल्टा बराबर +1, तो डेल बराबर कितना हो जाएगा 0 और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। कॉस डेल इज इक्वल टू +1, तो डेल बराबर आपको 2 पाई पुट करना होगा और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा ये पाई। अब डेल समझ रहे हैं ये क्या है हमारा, और डेल्टा एक्स क्या है हमारा, ये क्या है फेज़ डिफरेंस और ये क्या है पाथ डिफरेंस है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये क्या है फेज़ है, ये क्या है पाथ डिफरेंस। तो कॉस डेल बराबर +1 अगर यू पुट करेंगे तो डेल बराबर 2 पाई हो जाएगा और डेल एक्स बराबर लैम्डा। कॉस डेल बराबर प्लस पुट करेंगे, मतलब ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन है। ये क्या है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, कि ये सब वैल्यू को आप पुट करेंगे इतने वैल्यू को तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। अब फॉर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें आप लोग, या फिर फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए तो कॉस डेल क्या है +1 और डेल बराबर 2n पाई। तो डेल बराबर क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे एल लैम्डा, 2l लैम्डा बाई 2। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 0 पाई, 2 पाई, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, जो कि यहाँ पे पहले से यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आपको बताया गया है, वही यहाँ पे इसको और इलाबोरेट कर दिया गया है। तो चूँकि आई मैक्सिमम बराबर होता है I1 प्लस I2, तो आई मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं आई मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। तो चूँकि हमें पता है कि I और P के बीच रिलेशन क्या होता है, तो चूँकि I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0 का स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं P0 स्क्वायर इज इक्वल टू P01 प्लस P02 का होल स्क्वायर। दिस कंडीशन इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। इफ़ I1 इज इक्वल टू I2, मान लीजिए I1 बराबर I2 हो तो क्या हो जाएगा, तो आई मैक्सिमम, तो इस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम आई होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, मतलब कि रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I1 का स्क्वायर, डेट इज I1 प्लस 2I1। इसका मतलब जो आई मैक्सिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4I1, वो कितना हो जाएगा 4I1, ठीक है। अब ये तो पूरा कंडीशन था मैक्सिमम इंटेंसिटी का, आप देख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पूरा कंडीशन था। अब हम लोग देखते हैं फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट 2। मिनिमम इंटेंसिटी याद रहे, जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या है फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो इसके लिए हम लोग कॉस डेल बराबर -1 पुट करते हैं, तो डेल बराबर कितना हो जाएगा 2n-1 पाई, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से डेल का वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 और 7 लैम्डा बाई 2, ठीक है। हेयर इंटरफेरिंग वेव्स आर इन अपोजिट फेज, याद रखें यहाँ पे इंटरफेरिंग जो वेव होगा वो क्या होगा अपोजिट फेज, और मैक्सिमम इंटेंसिटी में जो इंटरफेरिंग वेव होता है वो सेम फेज में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आई मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 I2, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट अंडर I1 I2, और आई मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर I1 माइनस I2 का स्क्वायर। तो P0 स्क्वायर क्या हो जाएगा P01 माइनस P02 का स्क्वायर। दिस कंडीशन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस कंडीशन इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इफ़ I1 इज इक्वल टू I2, मान लीजिए कि I1 बराबर I2 हो, ठीक है। तो आई मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2I1 माइनस 2I1, तो आई मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। आई मिनिमम कितना हो जाएगा 0। आई मिनिमम का कितना हुआ मतलब ये 0, यहाँ देखिए इंटेंसिटी 0 का क्या सेंस है, इंटेंसिटी 0 का सेंस ये है कि वहाँ पर कुछ सुनाई नहीं देगा, और आई मैक्सिमम का क्या सेंस हुआ कि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आपको लाउडनेस वहाँ पे सुनाई देगा। तो जहाँ पे मैक्सिमम लाउडनेस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे मिनिमम लाउडनेस होगा वो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। देखिए
तो ये चीज़ याद रखें, टू बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। सोर्स जो है वो हमेशा कोहेरेंट होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको एक फिगर के द्वारा समझते हैं कि अगर दो कोई सोर्स है, मान लीजिए कि ये S1 है और ये S2 है, ये क्या है, ये S1 है और ये S2 है, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, तो सोर्स है तो सोर्स है तो अपने अराउंड ये क्या डेवलप करेगा, वेव फ्रंट डेवलप करेगा। ये क्या डेवलप करेगा, वेव फ्रंट। तो मान लीजिए कि जो पहला वेव है वो पाई फेज पे है, दूसरा 2 पाई, तीसरा 3 पाई और ये 4 पाई, और इसका ये कितना है, पाथ डिफरेंस λ/2, और ये λ3 λ/2 और 2, ये 5 λ/2। उसी तरीके से एक और सोर्स ले लेते हैं S2, फिर उसी तरीके से हम इसके वेव को यहाँ पे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के रूप में देख लिए। तो देखिए इसका वेव, इस S1 का वेव और इस S2 का वेव एक दूसरे पे दो पॉइंट पे, ऐसे तो कई पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है। मान लीजिए कि हम इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट P और इस पॉइंट Q को लेते हैं, तो इस पॉइंट P को आप देखें तो यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है। तो इस पॉइंट P पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और इस पॉइंट Q पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जो कि अभी आपको हम डिटेल में बताएं। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, जो भी यहाँ पे भी अभी आपको हम बताएं। तो कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी हो, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच रेशियो निकालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे ये तभी पॉसिबल है इफ़ द सोर्स इज कोहेरेंट, इफ़ द सोर्स आर कोहेरेंट, ठीक है। इफ़ नन कोहेरेंट सोर्स, अगर नन कोहेरेंट सोर्स हो तब तो क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। इट्स यूनिफॉर्म इन स्पेस, और स्पेस में क्या होगा, ये बिल्कुल ही यूनिफॉर्म होगा। ये क्या होगा, बिल्कुल ही यूनिफॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक अपार्टस, हालांकि इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस भी किए थे, लेकिन फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्विंग्स अपार्टस, क्विंग्स अपार्टस क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम लोग कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे कि आपको हम बताए थे कि एक ट्यूब आप ले लें, एक इस तरीके का ट्यूब ले लें, इस जिससे कि एक इनलेट हो दूसरा आउटलेट हो, एक इनलेट दूसरा आउटलेट, और यहाँ से इसको आप L1 लेंथ कंसिडर कर ले और यहाँ से इसको आप L2 लेंथ कंसिडर कर ले, और उसी तरीके से एक ट्यूनिंग फॉर्क लीजिए और जिसका क्या हो, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो। अब आप इसको मूव कराएं, तो इससे साउंड वेव निकलेगा। एक साउंड वेव ये वाले पाथ से होकर गुजरेगा और एक साउंड वेव ये वाले पाथ से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे जो भी वेव मिलेगा वो क्या होगा, एक कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक कोहेरेंट सोर्स। अब अगर इसके पाथ डिफरेंस को देखा जाए तो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू L2 माइनस L1, और फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो आई, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ का जो इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा, I विल इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। इफ़ I1 बराबर I2, मान लीजिए कि इधर का भी इंटेंसिटी और इधर का भी इंटेंसिटी सेम हो। इफ़ I1 इज इक्वल टू I2, ये कितना हो जाएगा, I विल इक्वल टू I1 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I1 कॉस डेल, और I इज इक्वल टू 2I1 प्लस 2 रूट अंडर I1 का स्क्वायर कॉस डेल। तो I विल बी इक्वल टू 2I1 प्लस 2I1 कॉस डेल। तो यहाँ पे आप 2I1 को कॉमन ले सकते हो, वही कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस डेल, और I विल बी इक्वल टू 2I1 और 1 प्लस कॉस डेल के लिए आप लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर डेल बाई 2, और I विल बी इक्वल टू इंटू कर दीजिए 4I1 कॉस स्क्वायर डेल बाई 2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल बाई 2, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल बाई 2, ठीक है। हेंस सेम फ्रीक्वेंसी साउंड वेव ट्रैवलिंग इन द टू आर्म्स ऑफ द क्विंग्स अपार्टस। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव जो है वो हमारे अपार्टस मतलब क्विंग्स अपार्टस में मूव कर रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव ऑफ क्विंग्स अपार्टस विल बी लाई बिटवीन, जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव है जो क्विंग्स अपार्टस में जो होगा वो किसके बीच होगा, तो 0 स्मॉलर इक्वल टू I स्मॉलर इक्वल टू 4I0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्विंग्स अपार्टस में कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, और उसका जो इंटेंसिटी का वैल्यू होगा वो कितना होगा आप यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको हम बताएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।